दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी जो लगातार पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर के रैलियां निकाल रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन उनको आश्वासन ही मिलता रहा है, सहानुभूति मिलती रही है, लेकिन जो उनकी मांगे हैं उन मांगों में से एक भी मांग सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की है। मांगे बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें कुछ जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। और देश भर में जो तमाम केंद्रीय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक जो धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, आखिर उनको संज्ञान में क्यों नहीं लिया जा रहा और क्यों मीडिया की कवरेज नहीं हो पा रही। मीडिया ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर लाइव कवरेज दिखाती है जिनका कोई औचित्य नहीं बनता है। मीडिया को देश के जो तमाम केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे। चाहे वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों के ऊपर जो भूतपूर्व सैनिकों का धरने प्रदर्शन चले हैं, रैलियां निकली हैं, आवाजें उठी हैं, ज्ञापन सौंपे गए हैं, या फिर देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों की जो संगठन है उनके द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की गई हो, उनमें से एक भी चीज अभी तक मीडिया ने अच्छी तरह से कवरेज नहीं दी है। तो अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या 8वां वेतन आयोग या फिर उसके बदले में कुछ और नया फॉर्मूला सेट करने की तैयारी की जा रही है, और क्या उस नए फॉर्मूले के हिसाब से जो पुरानी मांगे हैं और जो पुरानी विसंगतियां हैं पेमेंट और पेंशन को लेकर के, चाहे वो फिर एनपीएस हो या फिर वन रैंक वन पेंशन 2 हो या पे फिक्सेशन का फॉर्मूला हो जो फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल में लाया गया हो, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, अगर कोई नया फॉर्मूला 8वें वेतन आयोग के सब्स्टिट्यूट में लाया जाता है तो उन सभी जो पुरानी विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाएगा? ऐसा सवाल अब जनता में खड़ा होने लग गया है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के जो सरकार की तरफ से क्लियर होने बाकी हैं। लेकिन अगर आप देखें पिछले 10 साल का रिकॉर्ड, तो जिस हिसाब से महंगाई का दर बढ़ रहा है उस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। लगातार बार बार कहा जा रहा है और संसद में भी ये कहा गया है कि देश की पर कैपिटा इनकम 1 से 11% बढ़ी है। उसके मुकाबले में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की जो इनकम है वो मात्र 42% बढ़ी है, और उस 42% में भी 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ सरकार ने नहीं दिया है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या 8वें वेतन आयोग को सुनिश्चित करने से पहले या उसके बदले में कोई सब्स्टिट्यूट लाने से पहले जो पुरानी मांगे हैं और जो पुरानी विसंगतियां हैं और जो पुराना पैसा जो एक्चुअल में उनका हक है 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, वो उनको मिल जाएगा या नहीं? अब एक और चीज सामने आ रही है कि न्यायालय की तरफ से जो स्वीकृति मिलती है, जो जजमेंट आता है कर्मचारियों के फेवर में, वो अब मंत्रालयों में लटका रहता है। उदाहरण के तौर पर नोशनल इंक्रीमेंट का जो दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है उसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर वर्डिक्ट दे दिया है कि नोशनल इंक्रीमेंट जो है पेंशनर्स को मिलना चाहिए जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं। उसके ऊपर अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया है कि उनको कब से पेंशनरी बेनिफिट दिया जाएगा, और जल्द से जल्द देने के निर्देश भी, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा भी है कि 4 हफ्ते के अंदर ये निर्देश जारी हो जाने चाहिए। लेकिन अभी लगभग 3 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से वो कंसल्टेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसके बाद ये निर्देश सरकार की तरफ से तमाम मंत्रालयों के लिए जारी कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या भाजपा सरकार पूरी तरह से असमर्थ होती जा रही है देश के तमाम मुद्दों को सुलझाने में? क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के पक्ष में जो फैसले कोर्ट के द्वारा आए हैं उनके ऊपर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है और अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। वहीं देश के अंदरूनी हालातों पर अगर चर्चा करें तो बहुत सी हिंसाएं भड़कती जा रही हैं, फिर चाहे वो मणिपुर की हिंसा हो, नूह की हिंसा हो या बरेली की हिंसा हो। सांप्रदायिक मुद्दों पे जो हिंसा भड़की है, समुदाय के मुद्दों पे जो हिंसा भड़की है, उसके ऊपर सरकार अब राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि क्या बुलडोजर का नेशनल परमिट खत्म हो गया है, बुलडोजर मणिपुर क्यों नहीं गया? और नूह की हिंसा के बाद बुलडोजर जिस तेजी से अतिक्रमण को हटाने में लगा हुआ है उस पर हाईकोर्ट ने अब संज्ञान ले लिया है और उस पर रोक लगा दी गई है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या बुलडोजर को न्याय का प्रतीक मानना चाहिए? और ये बुलडोजर हिंसा के बाद ही क्यों चलते हैं अतिक्रमण को हटाने के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक भारी हंगामे चलते आ रहे हैं मणिपुर की हिंसा को लेकर के। बुलडोजर के ऊपर माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं, ये हिंदुस्तान अखबार में लिखा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी विधानसभा को मणिपुर की शर्मनाक घटना की निंदा करनी चाहिए। जब आप वोट मांगने के लिए कोई राज्य नहीं छोड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसकी निंदा करें। अखिलेश ने सोमवार को सदन के बाहर पत्रकारों से कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है। बुलडोजर मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है? क्या उसका नेशनल परमिट कैंसिल हो गया है?
इस शर्मनाक घटना की निंदा होनी ही चाहिए। तो देश में राजनीति बुलडोजर को लेकर के और भी ज्यादा गहराती जा रही है, क्योंकि बुलडोजर हिंसा के बाद ही क्यों चलता है, ये एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होने लग गया है। और क्या बुलडोजर ही एकमात्र साधन रह गया है न्याय दिलाने के लिए? अब ये भी एक चर्चा का विषय बन गया है। हाई कोर्ट ने फिलहाल जो अतिक्रमण रोकने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे थे उस पर रोक लगा दी है अगले फैसले आने तक। तो देखते हैं दोस्तों, देश में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के मुद्दे सॉल्व नहीं हो रहे। देश में जो हिंसा भड़की गई है उन हिंसा को शांत कराने में सरकार कहीं ना कहीं विफल होती जा रही है, और बुलडोजर वाली जो प्रक्रिया चल रही है उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसे में सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि देश के तमाम मुद्दों को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करने में लगे हैं, अपनी व्याख्या करने में लगे हैं कि उनकी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया। देश के तमाम मुद्दों को सुलझाने के लिए, मणिपुर जैसी भीषण हिंसा में जाने के लिए अभी तक प्रधानमंत्री जी के पास टाइम नहीं है। और आज है 8 अगस्त, और 8 अगस्त को जैसा कि आप सबको पता है कि 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होनी है। तो ऐसे में सवाल अब खड़ा होता है, क्या इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में लोकसभा में अधिक वोट आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी? ये तो आने वाली 10 तारीख के बाद पता चलेगा, क्योंकि वोटिंग 10 तारीख को होनी है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जो चर्चा होनी है उसमें कई अहम मुद्दों को उठाया जाएगा, और अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली पार्टी यानी विपक्षी दल पूरी तरह से चर्चा करेगा कि किन मुद्दों पर सरकार फेल हो रही है, और अपना पक्ष रखने के लिए, अपना विश्वास हासिल करने के लिए सरकार की तरफ से भी अपनी बयानबाजी होगी, संसद में चर्चा की जाएगी। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपना कंक्लूसिव भाषण सदन में आकर के देंगे, और क्या मणिपुर की हिंसा के ऊपर वो अपना स्पष्टीकरण बताएंगे, और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं देश में सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर के, उसके ऊपर क्या पहल की जा रही है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं चर्चा जरूर होगी। तो देखते हैं दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव के लिए विश्वास कितना हासिल करती है देश की सरकार, और क्या ये देश की सरकार बनी रहेगी या फिर सरकार गिर जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। यानी 10 तारीख और 11 तारीख को कंफर्म हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई जानकारी के साथ। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के मुद्दों को हम लगातार उठाते रहेंगे और देश विदेश की खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।